तो आज का हमारा जो विषय था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। बायोकेमिक के बारे में हम लोग जो पुराना स्टूडेंट है हम सभी जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता है। बायोकेमिक जो टर्म है, एक टर्म दो लैटिन टर्म से मिलके बनता है, एक है बायो दूसरा है केमिक। और बायोस का मतलब है लाइफ और केमिक मतलब केमिस्ट्री। तो बायोकेमिक का जो मूल विषय है वो है बायोकेमिस्ट्री। थ्रू बायोकेमिस्ट्री पेशेंट को क्योर करने का जो प्रोसेस है वही बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। और इसका इंट्रोड्यूसर है डॉक्टर विल्हेम हेनरिक शुसलर। वो एक जर्मनी का डॉक्टर थे, नेचुरोपैथ और एक बायोकेमिक फिजिशियन। और उससे पहले भी वो एक होम्योपैथी के फिजिशियन थे, और उससे भी पहले वो मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर्स थे। तो मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिस करते करते उन्होंने जब होम्योपैथी की तरफ उसका ध्यान गया तो उनको अच्छा लगा, और उन्होंने होम्योपैथी के बारे में अपना नॉलेज एक्वायर करना शुरू किया। साथ ही साथ नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस भी किए थे। और जब हेनीमैन सर का उनको कॉन्सेप्ट मिला बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, तो उन्होंने बायोकेमिक को इंट्रोड्यूस किया। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि किस तरह से बायोकेमिक सिस्टम इस हमारे सामने आया। आप लोग जो भी होम्योपैथी का ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन किताब पढ़े होंगे, देखिएगा ऑर्गेनल के सामने भी जो इंट्रोडक्शन है वहाँ हेनीमैन सर ने जो लाइन से स्टार्ट किया था वो ऐसा था कि इंसान जब प्रकृति के सानिध्य में रहते थे और प्रकृति के नियम पालन करते थे तो रोग नहीं होता था। लेकिन जब वो प्राकृतिक नियम से दूर जाने लगे और प्रकृति से और प्राकृतिक नियमों से दूर जाने लगे, तब भौतो यानी फिजिकल और एथिकल यानी नैतिकता, ये दो कारण से रोग के ग्रसित हो जाते हैं। और जब भी रोग में ग्रसित हो जाता है इंसान, तो हम लोगों को पता ही है कि चार तरह का इंसान का सृष्टि होता है। एक है रोगी जो चाहता है कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। दूसरा है रोगी का परिजन जो चाहता है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए जो भी करना पड़े उसको वो करने के लिए तैयार होता है। कितना भी पैसा देना पड़े, कहाँ भी डॉक्टर को बुकिंग करना पड़ेगा, कहीं भी जाना हो ट्रीटमेंट के लिए, घर भी बेचना पड़े या अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना पड़े, खून देना पड़े, जो भी करना है वो करने के लिए तैयार होता है। तीसरा आदमी होता है जो चिकित्सा व्यवसायी, जिसका मोटिव होता है कि इंसान रोग में ग्रसित हुआ है तो उसे थोड़ा पैसा बिजनेस कर ले। और चतुर्थ होता है चिकित्सक और चिकित्सा अनुरागी, मतलब डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्चर। वो लोग चाहते हैं कि किस तरह से इस पेशेंट को ठीक किया जाए। और एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से ही इंसान अपने बुद्धि, अपने स्मृति और स्मृति मतलब मेमोरी, और अपना जो उद्भावनी क्षमता है क्रिएटिविटी के तौर पर वो क्या करता है, रोग ठीक करने के लिए उपाय सोचता है। और सोचते सोचते उनको जो लगता है कि इस चीज़ से रोग ठीक हो सकता है, वो उसको अप्लाई करना देखना शुरू कर देता है। तो पहले ज़माने में एकदम फर्स्ट में इंसान को लगा था कि कोई महान शक्ति है जिसे ईश्वरिक शक्ति कहा जाता है, उस शक्ति कोई कारण से मतलब गुस्सा में आया है तो इंसान को रोग होता है। तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, उस शक्ति को तुष्ट करना, टू सेटिस्फाई द पावर। तो उस तरह से आया ईश्वरिक रोग मुक्तिवाद। उसके बाद कुछ आदमी को लगा कि ईश्वर तो महान है, वो तो इंसान को पीड़ा नहीं देगा, तो मतलब कोई शैतान शरीर में आया तो उसको निकाला। और निकालने के चक्कर में उन लोग क्या किया, शरीर से कोई इविल पावर को निकालने के लिए उसने बहुत टाइप का अनएथिकल एक्टिविटी भी शुरू किया। पेशेंट को मारना, उसको धुआं लटका देना, झाड़ू से मारना, जूते से मारना, इस तरह से विच थेरापी आया। इस तरह की इंसान को लगा कि कोई, उन्होंने देखा कोई पशु, कोई पेड़ पौधों के पत्ता खाने से उसको कोई सिम्टम चला जा रहा है, तो उसका जो भी तकलीफ हुआ तो उस पत्ते को यूज़ करना शुरू किया, देखा कि अच्छा लगा। कोई देखा कि एक्सरसाइज करने से, कोई विशेष एक्सरसाइज करने से शरीर के विशेष जगह में दर्द कम हो जाता है, तो एक्सरसाइज थेरेपी आ गया। कोई देखा कि शरीर में कोई तत्वों का
प्रयोग से, जैसे पानी, हवा, ताप, इस तरह से वस्तु का प्रयोग से भी रोग से पेशेंट को मुक्ति मिलता है। इस तरह से नेचुरोपैथी आया। इस तरह से एक के बाद एक योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदा, हर्बल थेरापी, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरापी, आकुप्रेशर थेरापी, फिर आपका आकुपंक्चर थेरापी, मैसेज थेरापी, इस तरह से एक के बाद एक थेरापी आने लगा। और ग्रीस देश में उस समय एक महानुभव चिकित्सक का जन्म हुआ था, उसका नाम था हिपोक्रेटिस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि रोग के कारण दूर करो तो रोग दूर हो जाएगा। तब क्या उनका फॉलोअर क्या करने लगा कि रोग का कारण ढूंढने लगा और उसको एलिमिनेट करने लगा। लेकिन उस जगह में भी गलती हो गया। रोग का जो फल है, जो इफेक्ट ऑफ डिजीज, उसी को लोग कॉज ऑफ डिजीज समझने लगे और उसको एलिमिनेट करने लगा। इस तरह से दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी का भी इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इस समय से पहले ही भारत में आयुर्वेदा, ग्रीस में यूनानी, भारत में सिद्धा, इस तरह का चिकित्सा का प्रवर्तन हो चुका था। चाइनीज़ में भी चाइनीज़ हर्बल थेरापी, आकुपंक्चर का फॉर्मेशन इस समय से भी हो चुका था। और 1755 में दुनिया में 1755 इस समय दुनिया में एक हलचल हुआ कि उस समय पृथ्वी में एक महान ऋषि का जन्म हुआ और उन्होंने जगत में एक ऐसा मंत्र दिया जिस मंत्र से इंसान को रोग मुक्ति का जो रियल फॉर्मूला वो मिल गया। हम लोगों को पता है कि जो शक्तिशाली शब्द कोई सदर्थक परिवर्तन ला सकता है उसी का मंत्र बोला जाता है, और जो मंत्र देख सकते हैं उन्हें ऋषि बोला जाता है। और उस शक्तिशाली मंत्र से दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो उस समय जो महर्षि जन्म लिए थे उनका नाम था सैमुअल हैनीमैन, और उन्होंने हम लोग के सामने जो मंत्र रखा वो था क्योर बाय सिमिली सिमिलीबस क्यूरेंटर, यानी सदृश्य विधान। सदृश्य विधान इस तरह से उनको हमारा दुनिया में आया हैनीमैन के द्वारा। और सदृश्य विधान का जो मूल नीति था वो था सत शरीर में कोई भी भेषज यानी दवाई के प्रयोग से जो सारा लक्षण दिखाई देता है कोई भी प्राकृतिक डिजीज में जो नॉर्मली हुआ है पेशेंट को, उसी दवाई सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करने से रोग आरोग्य होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके दुनिया में हैनीमैन होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया। और होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करने के समय उन्होंने देखा कि सत शरीर में जो सिम्टम जनरेट करने वाला जो दवाई होता है था मैक्सिमम ये पॉइजन होता था। उन्होंने देखा और सिद्धांत भी लिया था जितना डेडली पॉइजन, जितना मारात्मक विष जहर, उतनी जीवनदायी औषध, मतलब उतना ही लाइफ सेविंग ड्रग। तो इस तरह से उन्होंने होम्योपैथी में एक से एक के बाद एक एकोनाइट, ब्रायनिया, बेलेडोना, रस्टाक्स, विरिट्रम विरिडी, आर्निका, आर्सेनिक एल्बम, हाँ, इस तरह से एक के बाद एक दवाई का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और मैक्सिमम जो दवाई था वो सभी जहर था। उसका जो यूजेस बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, ज़्यादा देने से इंसान का क्षय हानि हो सकता है। तो हैनीमैन सर उसमें संतुष्ट थे, प्रयोग पद्धति में वो सेटिस्फाइड थे, वो क्यूरेबल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी है। लेकिन उनको एक बार रिसर्च में उन्होंने अपना बताया था कि हमारा शरीर जिस तत्व से बना है, अगर वही तत्व रोग इलाज के दवाई के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो सबसे बढ़िया मेडिसिन हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके उन्होंने उसके बाद होम्योपैथी को लेकर इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने ही पहले हम लोगों के सामने कॉन्सेप्ट दिए थे कि हमारा शरीर जिस तत्व से बना है वही सारे तत्व शरीर का रोग इलाज के लिए सबसे उत्तम दवाई के रूप में यूजेस हो सकता है। जब उनका डेथ हो गया था उनके बाद उनके जो फॉलोअर्स आने लगे दुनिया में, उनका बहुत फॉलोअर्स थे, डॉक्टर बोरी, डॉक्टर फेरिंगटन, बहुत सारा डॉक्टर उनका फॉलोअर थे। तो उस तरह से उनका और एक अच्छा फॉलोअर थे, वो है डॉक्टर विलियम हेनरिक शुसलर। और शुसलर सर ने ये स्टडी करने का कोशिश किया कि जब हैनीमैन सर उनका गुरु जब बोल के गया है कि शरीर जिस तत्व से बना है वही तत्व शरीर का रोग मुक्ति के लिए अच्छा से और अच्छा बेहतरीन दवाई के रूप में यूज़ किया हो सकता है, तो शरीर कौन सा चीज़ से बना है ये जानने के लिए उन्होंने एक नॉर्मल डेथ हुआ ऐसा बॉडी को
तांबा के तार जाली के ऊपर, ताकि उससे और कोई दूसरा चीज़ मिल ना जाए, उस पर उन्होंने बांध किया। और बांध करने के जब उन्होंने बांध किया तो उन्होंने देखा पूरा बॉडी ब्लैक हो गया, काला हो गया, और उसको उन्होंने केमिकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया। और केमिकल एनालिसिस जो शुरू किया, उन्होंने हार्ट टिश्यू से सैंपल लिया, स्किन से लिए, मांसों से लिए, हड्डी से लिए, जॉइंट से लिए, दांत से लिए, नर्व जो फाइबर होता है नर्व फाइबर से लिए, ब्रेन का अंदर घीलू है, ब्रेन में जो मगज होता है उससे लिया, खून से लिया। इस तरह से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया। और करने के बाद वो चौंक के ये देखकर कि शरीर में सबसे ज़्यादा उनको मिला कार्बन, जो काला हिस्सा होता है कार्बन। हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नहीं आ रहा है साउंड? साउंड आ रहा है? अभी आ रहा है? ठीक। तो उन्होंने देखा कि शरीर का जो काला हिस्सा है उसमें मैक्सिमम है कार्बन, और हम लोग को पता है कि ठीक ठीक। तो नॉर्मली ओके, तो शरीर का मैक्सिमम जो तत्व है वो है कार्बन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सभी का जो मूल हिस्सा है वो है कार्बन। लेकिन उनको वो चौंक के ये देखकर कि कार्बन को छोड़कर शरीर में सिर्फ और सिर्फ जो मिनरल्स हैं, मिनरल सॉल्ट से उनको दिखाई दिया, जिसको उन्होंने बाद में टिश्यू सॉल्ट्स और बायोकेमिक सॉल्ट्स नाम दिए। तो उन्होंने देखा शरीर में बहुत टाइप का सॉल्ट्स मिला उनको, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जितना भी इनको सॉल्ट मिला उनमें से देखा कि 12 टाइप का सॉल्ट शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और वो सॉल्ट भी हर टिश्यू में, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग डेंसिटी में उनको मिला। जैसे हड्डी में उनको कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा मिला, नार्व में उनको मैग्नीशियम फॉस्फेट ज़्यादा मिला, नाखून में, दांत में, आउटर लेयर में उनको कैल्शियम फ्लोरिका ज़्यादा मिला, खून में माने ब्लड में उनको आयरन फॉस्फेट ज़्यादा मिला, ब्रेन के अंदर, ब्रेन में उनको पोटेशियम फॉस्फेट ज़्यादा मिला। इस तरह से हर अलग अलग टिश्यू में उनको हर अलग अलग सॉल्ट्स भारी मात्रा में मिला। तो उन्होंने क्या किया, जिस टिश्यू का प्रॉब्लम हो रहा था उस टिश्यू में जो सॉल्ट सबसे ज़्यादा उनको अवेलेबल हो रहा था, उन्होंने वो टिश्यू सॉल्ट उन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद उनको मार्वेलस रिजल्ट मिला। जैसे जब उन्होंने देखा कि खून का कमी की वजह से कोई सिम्टम आ रहा है, जब खून की कमी की वजह से कोई सिम्टम आ रहा है, तो उन्होंने केमिकली एनालिसिस करके देखे खून के अंदर आयरन फॉस्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उन्होंने आयरन फॉस्फेट का प्रयोग किया और पेशेंट का खून की कमी रिलेटेड जो समस्या था वो कम हो गया। इसी तरह नर्व फाइबर रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, कोरिया, क्रैम्प, ये सब में उन्होंने देखा कि उसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट ज़्यादा मिला था। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रयोग करने के बाद उनको देखा कि उस सिम्टम से पेशेंट को रिलीफ मिल गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ब्रेन रिलेटेड, मतलब माइंड रिलेटेड जो भी समस्या आता था पेशेंट को, डर, डिप्रेशन, नींद ना आना, इस तरह के प्रॉब्लम में उन्होंने ब्रेन से जो उनको जिस सॉल्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला था वो था पोटेशियम फॉस्फेट। तो पोटेशियम फॉस्फेट उन्होंने प्रयोग कर दिया। करने के बाद देखा कि मन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड समस्या उसको जाने लगा। तब उन्होंने ये सिद्धांत पे आया और बायोकेमिक चिकित्सा का जो मूल नीति था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और वो था क्योर बाय फिल अप द डेफिशिएंसी बाय पोटेंटाइज बायोकेमिक सॉल्ट। क्योर करना है मतलब रोग को आरोग्य करना है सूक्ष्म मात्रा में बायोकेमिक नमक की प्रयोग के द्वारा। क्या करके ना, अभाव यानी डेफिशिएंसी फिलअप करके। शरीर में जो भी चीज़ों का डेफिशिएंसी होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, पानी हो, या आपका विटामिन हो, एंजाइम्स हो, मिनरल्स हो, जिसी का भी डिफिशियंसी की वजह से शरीर में रोग लक्षण प्रकाश हो रहा है, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन उसका डिफिशियंसी फिलअप करना है सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के प्रयोग के द्वारा, यानी बायोकेमिक सॉल्ट्स के प्रयोग के द्वारा। बायोकेमिक सॉल्ट्स प्रयोग करने से ही सारे तत्वों का जो डेफिशिएंसी यानी अभाव को फुलफिल हो जाएगा, और पेशेंट फिर अपना जिस स्थिति में वो था रोग सृष्टि से पहले, उसका शरीर और मन की जो स्थिति था उसी स्थिति में वो वापस चल जाएगा। तो यही था क्योर बाय फिल अप द डेफिशिएंसी बाय पोटेंटाइज बायोकेमिक सॉल्ट, जो
डॉक्टर सुसलर ने इंट्रोड्यूस किया एक जर्नल के माध्यम से। लिप्जिग से उस समय जर्मनी ज्ञान विज्ञान की एकदम शिखर में था, टॉप में था। तो उस समय लिप्जिग का एक उन्होंने जर्नल में इसको प्रकाश किया, और प्रकाश करने के बाद ही इस जो सिस्टम है, ये सिस्टम वेल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ वेल रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वो न्यूली इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके पहले बहुत धक्का आता है। 3 स्टेज आता है, स्टेजेस ऑफ नेग्लिजेंस, स्टेजेस ऑफ अटैक और स्टेजेस ऑफ रिकॉग्निशन। तो पहले उनको भी नेग्लिजेंस मिला कि ऐसा हो सकता है क्या, शरीर का देखने से शरीर रोग ठीक हो जाएगा, और हम लोग जो 200 साल 300 साल से ये करके आ रहे हैं, ये सब गलत है। तो पहले हम लोगों को मजाक उड़ाया। उसके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर अटैक आया कि तुम बंद करो, ये सब नहीं चलेगा, शरीर का तत्व प्रयोग कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, हाँ तुम मेडिकल सिस्टम का विरोध कर रहे हो। इस तरह से उनको अटैक किया गया। लास्ट में जब देखा सभी के प्रस्ताव पार कर चुका, तो दुनिया बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को मान लिया। तो ये था बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का मूल नीति। फील आपका डेफिशिएंसी बाय पोटेंटाइज बायोकेमिक सॉल्ट से क्योर करना, ठीक है। और हम लोग जो पुराना स्टूडेंट है, हम लोग को पता है क्योर का मतलब है रोग सृष्टि होने से पहले रोगी शरीर और मन की जो स्थिति था, उस स्थिति में उसको वापस लाना है, क्यों हम लोग क्योर बोलेंगे। क्योर करना है क्या करके, ना अभाव वाले हम बता देंगे, तो वेट कीजिए, बता देंगे। तो क्या करना है ना, डेफिशिएंसी फिलअप करना है, यानी अभाव को पूर्ण करना है। जो तत्व का अभाव हुआ है उसी तत्व को देकर अभाव को पूर्ण करना है। किस चीज़ से पूर्ण करना है ना, पोटेंटाइज बायोकेमिक सॉल्ट्स। बायोकेमिक सॉल्ट्स मतलब शरीर जिस सॉल्ट से बनता है उसको बायोकेमिक सॉल्ट बोला जाता है, और उसको पोटेंटाइज फॉर्म मतलब बहुत छोटा मात्रा में देना है, सूक्ष्म मात्रा में, इतना कम मात्रा में देना है जितना सेल को रिपेयर होने के लिए लगेगा। ज़्यादा मात्रा में देने से कोई काम नहीं होता है, वो मिसयूज भी होता है और काम में भी नहीं लगता है। सोचिए आपका घर में एक छोटा सा छेदा हो गया, उसमें बालू भरना है, तो आपने एक बोरा बालू लेके आ गए, तो क्या होगा, बालू नहीं लगेगा, बालू तो लगेगा इतना सा ही। इसी तरह अगर बड़ा गड्ढा है तो बड़ा मटेरियल लगेगा, गड्ढा छोटा है तो छोटा चीज़ लगेगा। इस तरह से बड़े से छोटा करने का जो प्रोसेस है उसी को पोटेंटाइज किया जाता है। मतलब सेल सॉल्ट्स का जो ग्रेन है, साइज है, उसको छोटा करने को हम लोग पोटेंटाइज बोलेंगे। जिस स्थिति में जो सॉल्ट लेने के लिए कैपेबल है, सॉल्ट का साइज उस शेप में लाने को हम लोग पोटेंटाइज बोलेंगे। तो पोटेंटाइज बायोकेमिक सॉल्ट से प्रयोग से ही रोग का आरोग्य होगा। अब सवाल ये आता है कि हमारा शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पानी, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स सब चीज़ें बनता है, तो सिर्फ बायोकेमिक सॉल्ट्स देने से ही क्यों सबके साथ घाटती जो डेफिशिएंसी फिलअप हो जाएगा। तो डॉक्टर सुसलर अपने रिसर्च के द्वारा देखे, उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी ये जो क्वेश्चन आया था, जो 12 सॉल्ट्स मिला था, उनका नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुसलर जब बॉडी का केमिकली एनालिसिस किए थे, उनको सिर्फ 12 सॉल्ट नहीं मिला था, उनको बहुत सारा सॉल्ट्स मिला था, बहुत ज़्यादा। और अभी तो रिसर्च में और भी ज़्यादा सॉल्ट्स मिल रहा है। जितना भी माइक्रोस्कोप डेवलप कर रहा है, जितना भी केमिकल प्रोसेस डेवलप कर रहा है, तो शरीर के अंदर से और भी ज़्यादा सॉल्ट्स को अस्तित्व मिल रहा है। लेकिन 12 टाइप ऑफ टिश्यू सॉल्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में उनको मिला था। अब ये आता है कि कैसे सिर्फ बायोकेमिक सॉल्ट्स के प्रयोग से ही शरीर का सारा रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर का सारा डेफिशिएंसी फिलअप हो जाएगा। अगर पानी का भी डेफिशिएंसी हो, बायोकेमिक सॉल्ट से ठीक हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो, फैट का डेफिशिएंसी हो, विटामिन्स का हो, एंजाइम्स का हो, कोई भी चीज़ का अगर डेफिशिएंसी है, कैसे सिर्फ बायोकेमिक सॉल्ट देने से ही ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर सुसलर सर केमिकली एनालिसिस करके देखे थे कि शरीर मेनली 2 टाइप का तत्वों से बनता है, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, एंजाइम्स, और इनऑर्गेनिक में आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। लेकिन मज़ा की बात यह है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का बायोकेमिकल रिएक्शन से शरीर का हर काम होता है, मतलब ऑल फंक्शंस और ऑल फॉर्मेशन, तैयारी, आपका हीलिंग, रिपेयरिंग, सब चीज़ होता है
मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्व की मिलित रूप से बायोकेमिकल रिएक्शन से कोई एक चीज़ अगर आपका शरीर में आए, दूसरा ना आए, तो कोई काम नहीं कर पाएगा, वो शरीर से निकल जाएगा एलिमिनेटिंग प्रोसेस में, तो उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा। एक सीधा हिसाब है, आपने अगर घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, अगर ईंटा, बालू, सीमेंट, पानी, चारों चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, मिस्त्री, पांचों चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इनमें से आप सोचिएगा, अगर ईंटा, बालू, सीमेंट सभी ला दिया, अगर मिस्त्री नहीं आया तो क्या होगा? सारा चीज़ पड़े पड़े नष्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने ईंटा लाया, बालू लाया, सीमेंट नहीं लाया तो क्या होगा? काम नहीं होगा। उसी तरह अगर सब कुछ लाए और बालू नहीं लाया, ईंटा, सीमेंट से भी काम नहीं होगा। इस तरह से देखा गया, हमारा शरीर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तत्वों से बना है, कोई भी एक तत्व अगर नहीं मिलता है तो दूसरा तत्व काम नहीं कर पाता, और शरीर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रहता है, इसीलिए शरीर से निकल जाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी बहुत गर्मी चल रहा है और बहुत प्यास लग रहा है और हम लोग पानी पी रहे हैं। देखिए, गर्मी के समय पानी पीने से भी प्यास नहीं बुझता है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि पानी शरीर में घुस के कोई काम नहीं कर पाता जब तक उसका सर्कुलेशन और सेल में ना हो। और इस सर्कुलेशन के लिए एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट का जरूरत पड़ता है, दैट इज नेट्राम्यूट यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग खाने वाला नमक बोलते हैं। इसीलिए देखिएगा, डॉक्टर लोग बोलता है कि पानी नहीं, ORS पिलाइए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें पानी के साथ साथ थोड़ा सा ग्लूकोज और थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड भी रहता है, कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर में पानी को रखने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगा। अगर सोडियम क्लोराइड नहीं मिलेगा तो पानी क्या होगा? थ्रू एलिमिनेटिंग प्रोसेस बाहर शरीर से निकल जाएगा। पैखाना से हो, पेशाब के द्वारा हो या पसीने के द्वारा शरीर से निकल जाएगा, तो शरीर में ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगा। तो एक है एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमारा शरीर का जो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम आयरन फॉस्फेट है, दोनों मिलकर ही हीमोग्लोबिन होता है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो हीम यानी आयरन फॉस्फेट क्या होगा? शरीर में स्टॉक रह जाएगा या निकल जाएगा। और अगर आयरन फॉस्फेट नहीं मिलेगा तो ग्लोबिन प्रोटीन क्या करेगा? कुछ समय शरीर में रह के कोशिश करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, जो एक्सेस होगा वो शरीर में नहीं रह पाएगा, वो थ्रू यूरिन निकल जाएगा। तो क्या होगा? उस समय शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि हर बायोकेमिकल जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक तत्व, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के साथ मिलकर ही काम कर पाता, नहीं तो नहीं कर पाता। हमारे शरीर में जितना भी सेल्स है, उस सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, लेकिन वो एक प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, कोई काम में नहीं आएगा जब तक उसको कैलकेरिया फॉस ना मिले। कैल्शियम आयरन के साथ मिलकर ही एक एल्बुमिन जो है हमारे शरीर का प्रोटीन, वो एक सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिलके ही बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा शरीर का हर काम करता है, और काम के साथ साथ शरीर का रिपेयरिंग, नया सेल का फॉर्मेशन सभी करता है। अब आता है कि क्यों ऑर्गेनिक तत्व का अभाव नहीं होगा। जो लॉन्ग फास्टिंग नहीं कर रहा है, बहुत दिन से उपवास नहीं कर रहा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर उपवास कर रहा है तो ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक का डिफिशियंसी हो सकता है। लेकिन जिसको दिन में एक बार भी खाना नसीब होता है, कोई भी खाना अगर नसीब होता है, तो उनमें से उनको सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, उसमें से कुछ प्रोटीन भी मिल जाता है, कुछ फैट भी मिल जाता है। जो बोलता है कि हम तो मांस मांस नहीं खाते हैं, खाने का दरकार नहीं है। चावल में भी, आटा में भी, दाल में भी प्रोटीन है, फैट है, कुछ कम हिस्सों में है, उससे शरीर का काम चल जाता है, ऑर्गेनिक का डेफिशिएंसी नहीं होता। और हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें भी हम लोग का बहुत टाइप का एंजाइम्स, बहुत टाइप का मिनरल, आपका विटामिन्स सिर्फ पानी में ही मिल जाता है, वाटर सॉल्युबल। और साथ ही साथ हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी मिल जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है, जो लॉन्ग टर्म फास्टिंग नहीं करता उसका किसी भी तत्व का अभाव नहीं होता है। अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वो बॉडी के जो उपयोगी प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट करने का क्षमता हम लोग का लीवर का है। तो इस तरह से देखा जाएगा, जो एकदम अभावी नहीं है, जैसे हमारा देश में अभी कोई अभावी नहीं है,
सबको तो राशन मिल रहा है, मतलब खाना सबको ही नसीब हो रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जिस देश में प्राचीन काल से ही खाना खाने के अभाव से इंसान नहीं मरता है ऑलमोस्ट, अगर वो किसी के पास जाता है। क्योंकि हमारा देश का आदमी इतना अच्छा होता है, कोई अगर उससे खाना मांगता है तो वो देता है, यही हमारा कल्चर है। विदेश में ऐसा नहीं होता, नहीं देता है, लेकिन हमारा देश में आप लोगों का घर में, अगर आप लोग जो सुन रहे हैं वीडियो क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोगों के घर में भी कोई जाके बोलेगा कि हम एक दिन से नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया, दादा कुछ खाना दीजिए, तो मेरा ख्याल से आप सभी उसमें कुछ ना कुछ खाना तो जरूर देंगे। तो मतलब डाइटरी डेफिशिएंसी होने का चांसेस कम से कम इंडिया में नहीं है। तो खाना खाने के बाद भी इंसान को रोग क्यों होता है? होता है क्यों, मतलब उनको डेफिशिएंसी होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का। वो खाना तो ज़्यादा खा लिया, लेकिन वो खाने से उनको कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन भी मिला, फैट भी मिला, लेकिन वो जिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करने के बाद शरीर का में काम में लगेगा, काम में आएगा, फंक्शन भी करेगा या रिपेयर करेगा या न्यू फॉर्मेशन करेगा, वो तो नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो शरीर से निकल जाएगा और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से शरीर में एक के बाद एक सिम्टम जनरेट होगा। इस सारे सिम्टम को मिलके ही हम लोग लक्षण, जितना भी लक्षण दिखाई दिया, सभी लक्षण का जो साम टोटल है उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं, यानी रोग। तो रोग क्या है? रोग है द सम ऑफ द सिम्टम्स। क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी। अगर अभाव नहीं होगा तो सिम्टम नहीं होगा। अगर आपका परिवार का रोजगार अच्छा है, आप लोग सुबह में उठ के थोड़ा योग प्राणायाम करते हैं, हेल्थ भी अच्छा है, खाना भी ठीक टाइम से खाते हैं, जो खाना चाहिए शक्ति का आहार वो खाते हैं, तो आपका भी हेल्थ अच्छा है, तो परिवार का सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर परिवार का रोजगार कम हो जाएगा तो परिवार में झगड़ा झमेला शुरू हो जाएगा, पढ़ने का पैसा अगर कम हो जाएगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगा, तो परिवार में शिक्षा की हार रेट कम हो जाएगा। इस तरह से कल्चर जो आप लोग करते हैं, अगर गाना सीखते हैं तो उसका पैसा नहीं दे पाएंगे, क्या गाना बंद हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी होने से ही सारी समस्याएं का शुरू होता है। और डेफिशिएंसी शरीर के में कोई भी तत्व का के यानी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस का डेफिशिएंसी से जो भी सारा लक्षण दिखाई देता है, उस सारे लक्षण का जो योग फल है, यानी समष्टि है, ऑल टोटल ऑफ द सिम्टम्स इज डिजीज, वही रोग है। और उसको उससे मुक्ति पाने के लिए, उसको क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डेफिशिएंसी यानी अभाव को पूर्ण करना है। और किस चीज़ से पूर्ण करेंगे? सब चीज़ से जो पूर्ण करने का दरकार नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो हम लोगों को मिल ही रहा है। पानी अभी तक खरीदना नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन अभी तक खरीदना नहीं पड़ता है, और खाना तो मिल ही जाता है, राशन तो सबको मिल जाता है। नहीं भी तो इंसान जो काम करता है, अभी भी बाजार में जो सबसे शरीर के उपयोगी चावल है वो अभी भी 15 रुपये में मिलता है, जिसमें कीड़ा लगा रहता है, उसमें कोई जहर नहीं रहता है, पुष्टि गुण सबसे हाई है और मार्केट में सबसे कम दाम में मिलता है। और जितना पॉलिश चावल है उस सबसे ज़्यादा जहरीला है, उसमें फूड वैल्यू सबसे कम है और सबसे कीमती है। तो आपको कीमती, भारत का जो गरीब आदमी है उसको कीमती चावल किनने का पैसा मिले ना मिले, रेशम का जो कम दामी चावल है 15 रुपया 20 रुपये का, वो तो मिल सभी को नसीब होता है। 1 किलो चावल से एक इंसान का 10 दिन चल सकता है, 15 दिन, 10 दिन या 5 दिन तो चल सकता है। मतलब डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी डेफिशिएंसी हो रहा है वो उसको फिलअप करने के लिए हम लोगों को सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट की सप्लाई देना पड़ेगा, ताकि शरीर में रहे हुए ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो इस हम लोग की सप्लाई की इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके अपना फंक्शनल जो इफेक्ट है उसको भी ठीक कर पाए, सेल को रिपेयर भी कर पाए, नया सेल का फॉर्मेशन भी कर पाए, नया टिश्यू का जनरेशन भी कर पाए। तो इस तरह से क्योर बाय फिल अप द डेफिशिएंसी बाय पोटेंटाइज्ड बायोकेमिक सॉल्ट्स, यही है बायोकेमिक चिकित्सा का मूल नीति। और इसका इंट्रोड्यूसर है, हम लोग बोले हैं, डॉक्टर विलियम हेनरिक सुसलर। ओके, अब आता है शरीर में सॉल्ट्स देने से डेफिशिएंसी फुल अप हो जाएगा। और हम लोग पहले बोल चुके हैं कि शरीर में जब डॉक्टर सुसलर ने देखा था तो उनको देखा कि उन्होंने शरीर में 12 टाइप का बायोकेमिक सॉल्ट सबसे ज़्यादा है।
जिसका प्रयोग करने से डेफिशिएंसी फिलअप होकर रोग क्योर हो सकता है। तो अगर एक सॉल्ट का डेफिशिएंसी हुआ है तो उस पेशेंट को एक सॉल्ट देने से वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को 2 सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हुआ है तो 2 सॉल्ट देना पड़ेगा। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये हम लोगों को पेशेंट का सिम्टम से पता चलेगा। पेशेंट आके जब हम लोगों को अपना रोग के बारे में बोलेगा, अपना सिम्टम बोलेगा, तो सिम्टम देख के ही, सुन के ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसको कौन सा सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी ये सिम्टम हो रहा है। जैसे पहले मैं बोला कि ब्रेन में आपको सबसे ज़्यादा कैल्शियम यानी पोटेशियम फॉस्फेट मिला था। तो अगर आप कोई पेशेंट आपके पास आया और उन्होंने बोला मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता, मन में ठीक नहीं है, दुख लगता है, आपके सामने रो दिया, बोला मेरा कुछ मन में याद नहीं रह रहा है, मेरा जीवन में बहुत दुख है, रोने लगा, इस तरह से अगर वो सिम्टम दिखाई दिया तो आपको लगेगा ब्रेन का जो सॉल्ट्स है वो है कैलियम फॉस्फेट का, तो अपने कैल्शियम उसको देना है। तो इस तरह से जिस टिश्यू रिलेटेड समस्या होगा उस टिश्यू में जो सॉल्ट सबसे ज़्यादा मिला था और यानी जिस टिश्यू सॉल्ट्स के डेफिशिएंसी से वो सिम्टम आया वही सॉल्ट्स देना है। अगर ज़्यादा सॉल्ट, एक से ज़्यादा सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी का सिम्टम आ रहा है तो एक से ज़्यादा सॉल्ट्स आपको देना है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 4 साल का सॉल्ट्स का डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है, कभी 5 सॉल्ट्स का डेफिशिएंसी दे रहा है, कभी देखा जाता है कि 8 सॉल्ट्स का भी डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी 8 सॉल्ट्स को ही देना है और उसको कितना मात्रा में देना है? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में देना है, इतना कम मात्रा में देना है ताकि सेल उस सॉल्ट्स को लेके अपना रिपेयर करके खुद इतना एक्टिव हो जाए कि वो नेचर से यानी खाना से वो सॉल्ट्स को ले सके। और जब जैसे वो खाना से वो सॉल्ट्स लेने के लिए काबिल हो जाएगा तो खाना से वो सॉल्ट्स लेना शुरू करेगा और आपको बाहर से सप्लाई देना बंद कर देना होगा। इस तरह से बायोकेमिक सॉल्ट्स काम करता है। और मज़ा की बात यह है, ये जो बायोकेमिक सॉल्ट्स है ये बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में इतना कम मात्रा में दिया जाता है कि सॉल्ट्स का जो क्रूड इफेक्ट है, क्रूड इफेक्ट इस ट्रीटमेंट में दिखाई नहीं देता है। क्रूड इफेक्ट मतलब ज़्यादा मात्रा से देने से जो इफेक्ट दिखाई देता है, यानी सोडियम क्लोराइड यानी नेट्राम्यूर बायोकेमिक 12 सॉल्ट्स में से एक है। नेट्राम्यूर यानी सोडियम क्लोराइड यानी खाद्य नमक, खाने वाला नमक, वो अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। मुंह में छाला पड़ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल डोज में दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में डायनामिक्स मात्रा में दिया जाता है, सूक्ष्म मात्रा में, पोटेंटाइज मात्रा में, मतलब इतना कम मात्रा में दिया जा रहा है कि आपका प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, आपका मुंह में छाला भी नहीं पड़ेगा, आपका वॉमिटिंग सेंसेशन भी नहीं आएगा, लेकिन आपको जो इस सेल को या जिस टिश्यू में नेट्राम्यूर का अभाव यानी डेफिशिएंसी है उस टिश्यू में वो डेफिशिएंसी फिलअप हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सिस्टम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये सिस्टम बहुत ही कम, इसका जो बायोकेमिक सॉल्ट्स है मार्केट में बहुत ही कम दाम में मिलता है, मतलब ट्रीटमेंट पे मेडिसिन का जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। इसका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस में शरीर से निकल जाएगा और ये तो फिजियोलॉजिकल डोजेस में हम लोग नहीं देते हैं, इसलिए इसका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला है। कम देंगे तो डेफिशिएंसी फिलअप नहीं होगा और ज़्यादा मात्रा में देने का तो सवाल ही नहीं है। अगर दे भी दिए तो उसका जो व्हीकल्स है वो एलिमिनेटिंग प्रोसेस में शरीर से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो और ये ट्रीटमेंट जो है इजी सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग लास्ट 35 मिनट से मेरा जो बात सुन रहे हैं वो इसके बारे में थोड़ा समझ भी गए होंगे कि हमको रोगी का लक्षण देख के समझना है कौन सा सॉल्ट्स या कौन कौन सा सॉल्ट्स का डेफिशिएंसी हुआ है, वही सॉल्ट्स या वही सारा सॉल्ट्स पेशेंट को दे देना है और देने से कोई क्षति नहीं है। अगर हमने कम दिया तो काम नहीं करेगा, डेफिशिएंसी फिलअप नहीं होगा और ज़्यादा देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हम लोग जितना भी सोच रहे हैं इतना दे रहे हैं सॉल्ट्स, लेकिन उसमें सॉल्ट्स तो है इतना कम मात्रा में है कि उसको कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आसान, इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नहीं है, चिकित्सा का खर्च भी कम है और हमारे जैसे गरीब देश में इसको दे के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है
दिस इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट। एलोपैथी चिकित्सा में हम लोग देखते हैं कभी कभी इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए पेशेंट को साल के बाद साल, सालों बाद साल दवाई खिलाना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। जो भी इफेक्ट दिया है दिखाई देता है टेम्पोररी इफेक्ट। इसीलिए शुगर होने से, प्रेशर होने से, थायराइड का कॉम्प्लिकेशन होने से, कोई भी समस्या नार्व का रिलेटेड प्रॉब्लम होने से पेशेंट को सालों के बाद साल दवाई खाना पड़ता है। कभी दवाई बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, वो काम नहीं करता। लेकिन बायोकेमिकल से इफेक्टिव थेरेपी ये बहुत जल्दी काम कर जाता है, कुछ दिन के अंदर ही पेशेंट का स्थिति डेवलप कर जाता है और मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट क्लोज किया जा सकता है। तो दिस इज़ ए वेरी इफेक्टिव थेरेपी। ठीक है, तो ये है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। अब प्रिया जी ने हमसे जो सवाल किया था वो था डॉक्टर सुसलार को जो सारा 12 टिश्यू सॉल्ट ज़्यादा मिला था उनका नाम क्या है, और उनका नाम है, और नाम कैसे हम लोग बोलेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग बोलेंगे, ABCD से हम लोग बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट्स जो 12 टिश्यू मिला था उनका नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका यानी कैल्शियम फ्लोराइड। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैलकेरिया फॉस्फोरिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में कैलकेरिया फॉस बोलेंगे। तीसरा है कैल्शियम सल्फेट यानी कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैलकेरिया सल्फ यानी CS बोलेंगे। उसके बाद आता है फेरम फॉस्फोरिकम यानी आयरन फॉस्फेट, जिसके हम लोग फेरम फॉस बोलेंगे। उसके बाद आता है कैलियम म्यूरेटिकम यानी पोटासियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कैलीम्यूर बोलेंगे यानी KM। उसके बाद आता है कैलियम फॉस्फोरिकम यानी कैलीफॉस। उसके बाद आता है कैलियम सल्फ्यूरिकम यानी पोटासियम सल्फेट, जिसे हम लोग कैल्केसल्फ यानी KS बोलेंगे। उसके बाद आता है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम यानी मैगफॉस, मैग्नीशियम फॉस्फेट, जिसे हम लोग मैगफॉस या MP बोलेंगे। उसके बाद आता है नेट्रम म्यूरेटिकम यानी सोडियम क्लोराइड खाद्य नमक, जिसे हम लोग नेट्राम्यूर यानी NM बोलेंगे। उसके बाद आता है नेट्रम फॉस्फोरिकम यानी सोडियम फॉस्फेट, जिसे हम लोग नेट्रम फॉस यानी MP भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ्यूरिकम यानी नेट्रम सल्फ शॉर्ट में, मतलब सोडियम सल्फेट, उसको हम लोग NS भी बोलते हैं। उसके बाद जो सॉल्ट आता है 12 सॉल्ट दैट इज साइलिसिया यानी सिलिका। तो ये है 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स। इसको अलावा भी बहुत सारा बायोकेमिक सॉल्ट्स है जिसका भी बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में यूजेस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। 12 टिश्यू सॉल्ट से हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% केस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो केसेस है स्पेसिफिक कुछ केसेस में हम लोग को एक्स्ट्रा बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूजेस किया जा सकता है। उनमें से है देखिए मैग्नीशियम म्यूरेटिकम यानी मैग्नीव, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम यानी मैगसल्फ, फेरम आर्स आयोड, फेरम आयोड, आपका बेराइटा कार्ब, बेराइटा म्यूर, क्यूप्रम आर्सेनिकम, क्यूप्रम सल्फ्यूरिकम। इस तरह से बहुत सारा बायोकेमिक सॉल्ट्स भी हम लोग के सामने है। अर्जेंटीना नाइट्रिकम, ओराम म्यूरेटिकम। तो इस तरह से बहुत सारा बायोकेमिक सॉल्ट्स भी है, लेकिन इस सब का यूजेस स्पेसिफिकली ना बहुत सारा है, 100 से भी ज़्यादा बायोकेमिक सॉल्ट्स है। आप लोग जान के हैरान होंगे कि दुनिया में जितना मटेरियल्स है, जितना मिनरल्स है, जितना सॉल्ट्स है, वो सारे तत्व हमारे शरीर के अंदर है, मात्रा कम या ज़्यादा में है। तो ये 12 टिश्यू रेमेडीज है, 12 सॉल्ट्स, ये सबसे ज़्यादा है। और इनको केमिकल एनालिसिस करने के बाद देखा गया कि जिस टिश्यू में ये सारा सॉल्ट्स ज़्यादा है, उस टिश्यू के प्रॉब्लम में यही सारा सॉल्ट्स देने से पेशेंट को डेफिशिएंसी फिलअप होकर वो क्यूर हो जा रहा है। इसीलिए 12 बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूजेस सबसे ज़्यादा होता है। फिर मैं एक नाम बोल रहा हूँ, आप लोग नाम एकदम क्योर हो जाएगा। इसीलिए तो ये ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है। हम लोग पहले ही बोले दिस इज ए इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जैसे एलोपैथी इज नॉट ए इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसलिए पेशेंट को सालों के बाद साल दवाई खाना पड़ता है, कभी कभी तो जिंदगी भर खाना पड़ता है, क्योंकि दैट इज नॉट ए इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बट बायोकेमिक इज ए इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसमें
देने से कोरोनिक डिजीज में भी डिफिशियंसी फिलअप होने के बाद अगर टिश्यू जब अपना जो स्थिति में था उस स्थिति में वापस चला जाता है तो अपना काम खुद करना शुरू कर देता है और वो नहीं रहता है। तो दिस इज इफेक्टिव सिस्टम। तो मैं 12 टिश्यू रेमेडी जो है उसका नाम एक बार से फिर बोल रहा हूँ। जो नया स्टूडेंट है उन लोगों का काम ही है एक ही दिन के अंदर ये 12 शॉर्ट्स का नाम अपना एकदम दिमाग में नहीं, अपना ठोक के अंदर एकदम फोटो में लाना है। और वो है कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, हिराम फॉस्फोरिकम, फिर आता है कैलिया म्यूरिटिकम, कैली फॉस्फोरिकम, कैली सल्फ्यूरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, नेट्रम म्यूरिटिकम, नेट्रम फॉस्फोरिकम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम और साइलेसिया। डॉक्टर सुसलार उनके रिसर्च में एकदम एंड में उन्होंने देखा कि जो कैलकेरिया सॉल्ट जो मेडिसिन है, जो सॉल्ट है, ये कैलकेरिया सॉल्ट का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है और उनका जो काम है वो साइलेसिया और कैलकेरिया फ्लोरिका से भी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका में उनको कुछ ऐसा भी सिम्टम दिखाई दिया कि उसका अनकंट्रोल यूज से पेशेंट का कुछ हार्मोन को दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लास्ट में उन्होंने 12 टिश्यू रेमेडी से कैलकेरिया सल्फ्यूरिका का भी उन्होंने यूज करने के लिए मना कर दिया। एक्सपर्ट ओपिनियन में उन्होंने देने के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नॉर्मल केसेस में कैलकेरिया सॉल्ट का जो काम है वो कैलकेरिया फ्लोरिका और साइलेसिया दोनों सॉल्ट से हो जाता है। इसलिए 12 टिश्यू रेमेडी तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम यूजेस होता है 11 टिश्यू रेमेडीज। ओके, तो ये है बायोकेमिक चिकित्सा का मूल नीति, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिक सिस्टम। और एज ए समरी हम लोग बोल सकते हैं कि बायोकेमिक इज ए साइंटिफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर विलियम हेनरिक सुसलार ऑफ जर्मनी। Basic concept was introduced by Dr. Samuel Hahnemann, and this is a WHO approved treatment procedure. This is a central government recognized treatment procedure और ये साइंटिफिक होने के साथ साथ ऑलमोस्ट हार्मलेस थेरापी, इजी टू लर्न, मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत कम है, दिस इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिस्टम। और सबसे बड़ा बात जो है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का, जो और कोई भी सिस्टम में नहीं है, वो है एज ए कॉम्प्लीमेंटरी थेरापी। कोई भी थेरापी के साथ आप बायोकेमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक किसी भी तरह कोई भी हानि उसको किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई पेशेंट अगर एलोपैथी में ट्रीटमेंट कर रहा है, होम्योपैथी में कर रहा है, आयुर्वेद में कर रहा है, सिद्धा में कर रहा है, यूनानी में कर रहा है, फिजियोथेरापी कर रहा है, आक्यूप्रेशर कर रहा है, नेचुरोपैथी कर रहा है, योग थेरापी कर रहा है, कोई भी सिस्टम में ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर उसको बायोकेमिक ट्रीटमेंट देंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही होगा, कोई हानि नहीं होगा। और जिस ट्रीटमेंट प्रोसेस में वो ट्रीटमेंट कर रहा है उसमें भी कोई बैड इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, उस पर भी उसका भी इफेक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप देखेंगे किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहा है या होम्योपैथी कर रहा है या आयुर्वेदिक कर रहा है, फिर भी उसको कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है, तो बायोकेमिक में अगर आप बायोकेमिक सॉल्ट उसको देंगे तो उस ट्रीटमेंट का वो मेडिसिन का जो इफेक्ट वो भी बढ़ जाएगा। पेशेंट अगर वीक था तो पेशेंट चंगा हो जाएगा, उसका जो एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता था वो भी दिखाई नहीं देगा। जैसा आपको मुझे पता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके साथ होम्योपैथी नहीं चलता है, दोनों विपरीतमुखी ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद के साथ भी एलोपैथी नहीं चलता है, विपरीतमुखी है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेद दे दिया तो इंसान मर भी सकता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। ऐसा भी मेडिसिन है, दोनों में ड्रग एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ड्रग रिलेशन में एनीमिकल हो जाता है और एनीमिकल होने से पेशेंट का बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन बायोकेमिक सॉल्ट्स कोई दवाई नहीं है, ये शरीर का ही हिस्सा है, जिस तत्व से शरीर बना है। आप लोग देखे होंगे कि आपका थोड़ा सा अगर हाथ कट गया है तो आपने खून चूस लिया, थोड़ा सा खून चूसने से आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। शरीर का तत्व जो होता है वो चीज़ अगर सूक्ष्म मात्रा में बहुत कम मात्रा में आपके शरीर में चला जाता है तो कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कोई इंसान अपने नाखून का जो साइड में मांस निकलता है वो भी खा लेता है, ऐसा भी होता है। शरीर का तत्व है, इसीलिए वो थोड़ा कम मात्रा में शरीर में जाने से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए
दिस इज द सेफेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑलमोस्ट सेफेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। दुनिया में जितना भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है सबसे सेफेस्ट है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो वह है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया। 12 जो टिश्यूज रेमेडीज है बड़ा बायोकेमिक सॉल्ट्स है, इसका डिफिशियंसी के लिए अलग अलग सिम्टम मिलता है और वो सारा सिम्टम आपको बायोकेमिक बैक्टीरिया मेडिका में मिल जाएगा। अगर आप लोग बायोकेमिक बैक्टीरिया मेडिका आज ही लेके आज ही 12 सॉल्ट्स पढ़ लेंगे तो आज ही आप लोगों को कल सुबह के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा सॉल्ट्स का काम क्या है और उसका डेफिशिएंसी साइन क्या होता है। और वही डेफिशिएंसी साइन अगर पेशेंट में आपको दिखाई देगा तो अगर आप उसको सूक्ष्म मात्रा में वही सॉल्ट्स प्रयोग करेंगे और मार्केट में सूक्ष्म मात्रा में बना हुआ बायोकेमिक सॉल्ट्स मिल जाता है, 3x, 6x, 12x, 30x, 20x पोटेंसी में मिल जाता है, तो आपको सूक्ष्म करना नहीं पड़ेगा, आपका पोटेंटाइज करना भी नहीं पड़ेगा। मार्केट में पोटेंटाइज फॉर्म में बायोकेमिक सॉल्ट्स अवेलेबल है, आप उसको दे देंगे। अगर आपका सिलेक्शन सही हुआ, पोटेंसी सिलेक्शन सही हुआ तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। लेकिन उसका रोग आपकी दवाई की देने की वजह से नहीं बढ़ेगा, कोई हानि नहीं होगा। इसलिए इसके यूजेस आप सीख के ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ रोग या कुछ हेल्थ कंडीशन में पेशेंट का इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट का दरकार पड़ता है, वो सारा सिम्टम आप लोगों को जानना जरूरी है। जिसका एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया है, खून निकल रहा है, घी निकल गया, तो उसको इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई की जरूरत, सर्विस की जरूरत पड़ सकता है। जिसका हार्ट अटैक हो गया है, फिर शरीर में गोली लग गया है, तो वो सारा जिस चीज़ है जिसमें पेशेंट का लाइफ थ्रेट है उसमें आप बायोकेमिक सॉल्ट्स का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। ओनली इमरजेंसी पेशेंट को छोड़ के सभी पेशेंट को आप बायोकेमिक सॉल्ट्स दे के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास आया हुआ पेशेंट अगर आप देखें कि उसको इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन नहीं है जिसमें इमीडिएट हॉस्पिटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा, इमरजेंसी हेल्थ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, वो स्थिति अगर नहीं है तो किसी भी रोग में आप बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव है। आपका सिलेक्शन सही हुआ तो मेडिसिन काम कर जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ सही होगा या पोटेंशियल सिलेक्शन ठीक नहीं होगा तो मेडिसिन उतना काम नहीं करेगा, तो आपको दूसरा पोटेंशियल देना पड़ेगा। सीखना भी बहुत अच्छा आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर आप इसको सीख के भी दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट को और भी आसान करने के लिए बायो कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें सिर्फ पेशेंट का रोग अगर आपको पता चल गया है कि ये इस रोग से ग्रसित हो रहा है तो आप सिर्फ कोई बायो कॉम्बिनेशन देने से भी आपको काम चल जाता है, क्योंकि उसमें उस सिम्टम के लिए जितना भी सॉल्ट्स का डेफिशिएंसी हो सकता है वो कॉम्बिनेशन में वो सारा सॉल्ट्स का यूजेस मतलब वो सारा सॉल्ट्स मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो इतना आसान तरीका है कि आप अगर आपको जिसका मेरिट अच्छा है तो 1 या 2 दिन में ही बायोकेमिक ट्रीटमेंट सीख सकता है। जिसका मेरिट कम है उसके लिए 1 साल 2 साल लग सकता है, जिसका मेरिट हाई है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर सीख सकता है। इतना आसान, इजी टू लर्न, इतना साइड इफेक्ट फ्री, इतना इफेक्टिव, इजी अवेलेबल, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, तो इसको आप लोग इमीडिएट जानकर इमीडिएट इंसान का सेवा कर सकते हैं। तो ये है बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ये दुनिया में अगर हम लोग भगवान इमरजेंसी में ये काम नहीं करता ना, इमरजेंसी में ये काम नहीं करता। इमरजेंसी मैनेजमेंट में बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूजेस होता है, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में होता है जो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। हाँ, पेन अगर इमरजेंसी पेन है तो अलग सा है, किसी का हाथ टूट गया पेन हो रहा है तो उसको भेजना है। किसी को खाना खाने के बाद थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है तो उसमें आप सॉल्ट दीजिएगा। किसी का गठिया बात हुआ है, दर्द हो रहा है तो इमरजेंसी नहीं है, उसमें देने से पेशेंट काम कर जाएगा, आपका भी नाम हो जाएगा। ठीक, देखना है सिम्टम, देखना है कि वो इमरजेंसी जिसको इमीडिएट फास्ट एड देके हॉस्पिटल में भेजना है, ऐसा पेशेंट है क्या? अगर नहीं है तो उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिक सिस्टम। हाँ बोलिए। अरे कोई भी पेशेंट होगा, बुखार से लेके कैंसर तक, हमने क्या बोला कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के साथ इसका यूजेस हो सकता है। पेन किलर देने का राइट्स हम लोगों को नहीं है। पेन किलर में कभी कभी पेशेंट को जो एलोपैथिक पेन किलर होता है
वो कोई भी आदमी दे सकता है, दे देता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल इमरजेंसी ड्रग में वो रहता है। दवाई का दुकान में भी वो दुकानदार भी वो दे देता है। लेकिन देखा गया है कि वो तो किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लिवर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, फिर भी अगर देना पड़े। कभी कभी देखा जाता है कि पेन किलर के ऊपर पेशेंट का ड्रग एलर्जी होता है। ऐसा भी मैंने भी देखा हूँ कि पेन किलर खाने के बाद पेशेंट को इतना सांस का तकलीफ आया कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पेन किलर खाने के बाद इंसान का मौत भी हो सकता है, इमीडिएट मौत हो सकता है अगर उसमें ड्रग एलर्जिक रिएक्शन आए तो। इसीलिए हम लोग को ट्रीटमेंट करना है बायोकेमिक सिस्टम से। इंडियन हर्ब्स हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ होम्योपैथी दवाई का भी हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूज़ करके पेशेंट को ठीक करेंगे। और दवाई मतलब रोग का नाम में हम लोग नहीं जाएंगे। एलोपैथी के साथ बायोकेमिक चलाना है तो हमने पहले क्या बोला कि यही एकमात्र सिस्टम है जो कोई भी सिस्टम के साथ चल सकता है। बायोकेमिक सिस्टम एलोपैथी के साथ चल सकता है, होम्योपैथी के साथ चल सकता है, या आयुर्वेद के साथ चल सकता है, क्योंकि ये उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये अपना काम करेगा, उस सिस्टम को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोनों संपूर्ण अलग सिस्टम है। होम्योपैथी का जो मूल नीति वो अलग है, बायोकेमिक का मूल नीति अलग है। दोनों ऐसे जा रहा है लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसीलिए होम्योपैथी जिसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चलता है उसको भी बायोकेमिक सॉल्ट दिया जा सकता है, और जिसको बायोकेमिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसको होम्योपैथिक दवाई का यूजेस किया जा सकता है। मैक्सिमम जो है होम्योपैथी फिजिशियन बायोकेमिक सॉल्ट का यूजेस करता है, और जितना भी बायोकेमिक थेरापिस्ट है मैक्सिमम ही वो लोग होम्योपैथी का दवाई का भी यूज़ करता है, क्योंकि ये दोनों में कोई डिस्टर्ब नहीं करता एक दूसरे को। जैसे आप किसी एलोपैथी कोई पेशेंट कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर रहा है, आप उसको बायोकेमिक दवाई दे सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये तो किताब में आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोलिए तो 12 सॉल्ट्स का नाम बोलिए, तो वो लिखेगा, धीरे धीरे बोलिए। बोलिए। आपने बहुत अच्छा बोला, साइलिसिया होगा, साइलिसिया। पहला सॉल्ट का नाम साइलिसिया। पहला सॉल्ट का नाम होगा कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फ्लोरिका। आप जो बोले आप उसी को थोड़ा धीरे बोलिए। अभी आप 50 के स्पीड में जा रहे थे, अब आप 10 की स्पीड में बोलिए। धीरे 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 धीरे। कैलीम्यूर, हाँ, कैलीम्यूर कैलीफॉस। मैग्नीशियम फॉस, नेट्राम्यूर, सही। नेट्राम फॉस, नेट्राम साल्व, सही। साइलिसिया, एकदम। तो 12 सॉल्ट है, कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया फॉस्फोरिका, कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, थीराम फॉस्फोरिकम, कैलीम्यूरिटिकम, कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीसल्फ्यूरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, नेट्रम म्यूरिटिकम, नेट्रम फॉस्फोरिकम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम और साइलिसिया। ये 12 सॉल्ट सब लोग याद हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग बायो कॉम्बिनेशन को बोल देंगे, बायो कॉम्बिनेशन याद आ जाएगा, बस आप पेशेंट अपने आप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ,
ठीक 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 है, बोलिए। हम्म हम्म एलोपैथी के बारे में हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। एलोपैथी में ड्रग यूज होता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, देखिए मैं दुकान में लिखा रहता है, उसमें कुछ केमिकल्स और कुछ ड्रग्स का यूजेस होता है। बायोकेमिक में बायोकेमिक सॉल्ट्स का यूजेस होता है। होम्योपैथी में पोटेंटाइज मेडिसिन का यूजेस होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसका एक्शन और रिएक्शन, हम लोग जो भी चीज़ प्रयोग करेंगे उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों के बारे में हम लोग को विस्तृत पूरा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसको प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका इंसान का शरीर और मन जो है दुनिया का सबसे कीमती चीज़ होता है। हाँ, तो उसमें हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं ऐसा तत्व जो उसको रोग को ठीक कर सकता है। तो उसका एक्शन और उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन हो रहा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही हम लोगों को पूरा जानना का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग उसको यूजेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग को पता नहीं कि ऐसे भी बहुत सारा यूजेस, जैसे जो एंटीबायोटिक का यूजेस होता है उसका शॉर्ट टर्म में भी कुछ एडवर्स इफेक्ट यानी क्षतिकार क्रिया होता है, और लॉन्ग टर्म में बहुत सारा क्षतिकार क्रिया होता है। इसीलिए ओनली टू सेव लाइफ पेनिसिलियम का यूजेस होना शुरू हुआ। अभी क्या होता है, एंटीबायोटिक का, स्टेरॉयड का ऐसे यूजेस हो जा रहा है। जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है उसका मैसिव यूज हो जा रहा है, और उसके कारण से ही इंसान का रोग होता है। और हैनीमैन सर बोला था, हमारा समाज में जितना डिजीज होता है उसका सिर्फ 20% ड्यू टू फिजिकल एंड एथिकल कॉजेस, और 80% जो रोग होता है वो मेडिसिन के कारण होता है। इसलिए देखिएगा, जो बच्चा छोटा उम्र से कोई मेडिसिन नहीं खा के बड़ा हुआ है, बड़ा होने के बाद उसका रोग ऑलमोस्ट नहीं रहता है, होने से भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो छोटा उम्र से वो दवाई खा के बड़ा हुआ है, और दवा बड़ा होने के बाद भी उसको दवाई चलता रहता है, और ज़िंदगी भर उसको दवाई के ऊपर दवाई, उसके बाद ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन, और लास्ट में कम उम्र में डेथ हो जाता है। तो मैक्सिमम जो है मेडिसिनल डिजीज़, और मेडिसिनल डिजीज़ के कारण क्या है कि मेडिसिन का जो एडवर्स इफेक्ट है, इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट दोनों का इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, उसके बारे में अगर हमको पूरा जानकारी नहीं है तो हम उसको यूजेस नहीं करेंगे। यही रूल है। लेकिन कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ आप बायोकेमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बायोकेमिक इज ऑलमोस्ट ए हार्मलेस थेरेपी, कोई भी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे कोई भी सिस्टम में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो तो खाना खा रहा है ना, तो खाना में उसको ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिल रहा है, और बायोकेमिक सॉल्ट्स तो खाने में उसको मिल ही रहा है। बायोकेमिक जो सॉल्ट्स है वो तो खाना ही है, एक टाइप का खाना है। तो खाना देने से कोई भी मेडिसिनल स्टेट में इफेक्ट नहीं पड़ता। सभी के सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इंजाइम्स होता है। जितना भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब ही इनऑर्गेनिक। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है ओनली इस विषय पर? आज तो नॉलेज दिया गया एक घंटा से, आप पहले ज्वाइन नहीं किया, पहली बार के लिए था जो पहली क्लास दिया गया, एक पहला क्लास है। तो कोई मटेरियल नहीं दिया जाएगा, नो मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड। आपको क्लास करके सुनना पड़ेगा, और मटेरियल सारा आपका जो बुक है, किताब खरीद लीजिए, उसमें सारा का सारा चीज़ है। मटेरियल आपको फ़ोन में, व्हाट्सएप में स्टोर करने का दरकार नहीं है, वहाँ अपना यहाँ स्टोर कीजिए। यहाँ स्टोर करने के लिए आपको पेशेंट पैसा देगा, और जो मटेरियल जो है सब के सब बुक में है, एक बुक खरीदना पड़ेगा। बायोकेमिक मटेरिया मेडिका एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, एक ही किताब में सारा चीज रहता है। ओके,
ऑनलाइन मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, कॉलेज स्ट्रीट में मिल जाएगा। ठीक है, तब